तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसको डिनोट करते हैं भी डी से। ऐसे भी बड़ा में लिखोगे और डी नीचे करके छोटा में लिखोगे, सफिक्स के जैसा। तो चूँकि वेलोसिटी है तो इसको हम लोग वेक्टर लिखेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हिंदी होता है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग। इसको बहुत जगह तुम ऐसा भी देखोगे कि इसके हिंदी को संवहन वेग भी लिखा हुआ रहेगा। तो अनुगमन वेग कहे या संवहन वेग कहे, दोनों एक ही चीज़ है। इंग्लिश में ड्रिफ्ट ही लिखा हुआ रहता है। देखो एक्चुअली जो ड्रिफ्ट वर्ड है इसका मतलब ये होता है कि किसी के इन्फ्लुएंस के कारण जो उसमें वेलोसिटी आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका हम लोग पढ़ रहे हैं? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग इलेक्ट्रॉन का पढ़ रहे हैं कि किसी चालक के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है वो क्या होता है और उसको हम लोग ड्रिफ्ट क्यों कहे, इसको हम लोग को यहाँ पे समझना है। तो एक्चुअली ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि किसी के इन्फ्लुएंस के कारण, है ना, जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे वेलोसिटी होगा चालक के अंदर में, उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो इसको पहले हम लोग समझते हैं। सपोज ये एक चालक है, ठीक है, और हम लोग कुछ इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट यहाँ पे करते हैं कि इसको, इस चालक को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे वोल्टेज का सोर्स लगा देते हैं और साथ में एक स्विच लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट है। हम लोग क्या किया यहाँ पर कि एक कंडक्टर को लिए, एक चालक को लिए, जिसको एक वायर के थ्रू यहाँ पे बैटरी लगा दी है। ये जो इस तरह का सिंबल है इसको स्विच कहते हैं। ऐसा जहाँ भी कहीं तुमको इलेक्ट्रिक सर्किट में दिखता हो तो समझ जाना क्यों है, एक स्विच लगाया गया है। तो ये स्विच है और ये ऐसे है, मतलब ये ओपन है, यानी तो स्विच ऑफ है। जब इसको नीचे कर देंगे, जब इसमें टच कर जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि स्विच ऑन हो गया है, मतलब क्लोज्ड है ना। तो इसमें दो चीज़ यूज होता है, ओपन क्लोज। ओपन का मतलब स्विच ऑफ है, क्लोज का मतलब स्विच ऑन है। क्लोज मतलब इसको बंद कर दिए, बंद कर दिए मतलब करंट फ्लो करेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्विच को ओपन रखते हैं, तब देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। तो चालक के अंदर में क्या है कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो हम डॉट दिए हैं ये इलेक्ट्रॉन है, और इसके बीच में जहाँ तहाँ आयंस भी होता है। तो ये आयंस है, और हम लोग जानते हैं कि चालक के अंदर में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है यानी फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या बहुत अधिक होती है।
तो क्या जब तक ये स्विच बंद नहीं रहेगा क्या इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगा? तो कहोगे नहीं होगा। लेकिन जब स्विच को ऑन कर देते हैं तो धारा प्रवाहित होने लगता है। तो एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली हम लोग जो है वो इस कंडक्टर के लिए ले रहे हैं और ऐसा ही चीज़ सब पूरे वायर के अंदर में हो रहा होगा। हम लोग अभी बस इतना पार्ट को लेके समझ रहे हैं, बाकी जो चीज़ इसके अंदर में होगा वही चीज़ इस पूरे वायर में होगा। तो जब स्विच ओपन है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि चालक के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो रैंडम है, वो जिसको हम लोग थर्मल मोशन भी कहते हैं या थर्मल स्पीड बोलते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रैंडम, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है, जो एरो दिए हैं वो बता रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। जिस कारण से क्या हो रहा है कि इस चालक के अगर किसी खास अनुप्रस्थ काट से देखें तो कोई नेट आवेश फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना आवेश इधर जा रहा होगा उतना ही आवेश इधर जा रहा होगा। जितना इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है उतना इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट हो रहा होगा उतना राइट टू लेफ्ट हो रहा होगा। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन जब इस स्विच को बंद किया जाता है, जब इस स्विच को बंद करते हैं तब देखो क्या होगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये चूँकि प्लस से जुड़ा हुआ है तो इसका ये वाला जो टर्मिनल है ये प्लस हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इस चालक का ये जो टर्मिनल है ये हाई पोटेंशियल पे होगा और वो लो पोटेंशियल पे होगा। तो इसका मतलब है कि चालक के अंदर में एक विभवांतर आ गया, जिसमें इस चालक का ये सिरा हाई पोटेंशियल पर हो गया और ये वाला सिरा लो पोटेंशियल पे हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस चालक के अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। और इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग पढ़े थे कि विद्युतीय क्षेत्र की दिशा या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा घटते हुए विद्युतीय विभव की दिशा में होती है। विद्युतीय विभव जिस दिशा में घटेगा विद्युतीय क्षेत्र का दिशा उसी दिशा में होगा। तो देखो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, मतलब इधर से इधर जाने के बाद पोटेंशियल घट रहा होगा, तब तो इधर हाई इधर लो है। तो इधर जाने पर जब विभव घट रहा है, पोटेंशियल घट रहा है, इसका मतलब है कि इस चालक के अंदर में एक विद्युतीय क्षेत्र स्थापित होगा जो इधर से इधर होगा। अगर ये हाई पोटेंशियल होता, ये लो पोटेंशियल होता, तो विभव इधर आने पर घटता, तो इसके अंदर में विद्युतीय क्षेत्र इधर स्थापित होता। ठीक है, तो क्या होगा कि चालक के अंदर में एक विद्युतीय क्षेत्र इस दिशा में स्थापित होगा। तो हम लोग चालक के अंदर नहीं दिखा रहे हैं ताकि फिगर खराब ना हो जाए, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर दिखा रहे हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युतीय क्षेत्र है। जो हम बाहर दिखाए हैं एक्चुअली में वो विद्युतीय क्षेत्र इस पूरे कंडक्टर के अंदर में स्थापित हो गया, एस्टेब्लिश हो गया। और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश होता है तो विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा आवेश पर एक बल लगता है जिसको विद्युतीय बल कहा जाता है। और विद्युतीय बल का एक फार्मूला होता था F बराबर Q इंटू E। ये बल का परिमाण होता था। जब इसी को हम वेक्टर के फॉर्म में लिखते थे तो हम लोग लिखते थे F बराबर Q इंटू E वेक्टर। अच्छा, ये बता रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, यानी जिस तरफ विद्युतीय क्षेत्र होगा बल भी उसी तरफ लगेगा। लेकिन वहाँ एक कंडीशन है कि ये चार्ज प्लस होना चाहिए। अगर चार्ज माइनस हो जाएगा तो F बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस Q इंटू E वेक्टर। और माइनस ये बता रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन जो है, फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है, उल्टा होगा।
यानी कि अगर चार्ज निगेटिव होगा तो विद्युतीय क्षेत्र जिस तरफ होगा बल उसके उल्टा लगेगा। तो यहाँ पर तो वही काम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कैसा आवेशित है, ऋण आवेशित है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो विद्युतीय क्षेत्र के उल्टा लगेगा। तो विद्युतीय क्षेत्र इधर है तो ये बल इधर लगेगा, जिस कारण से ये इलेक्ट्रॉन जो इधर इधर जा रहा था, सारा इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा। गति करेगा। अब क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन गति करता है तो ये बीच में रास्ते में पड़ने वाले आयन से टकराता है। टकराने के बाद क्या होता है कि इसका काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट आयन को दे देता है। फिर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है, फिर टकराता है, और इस प्रकार वो इलेक्ट्रॉन जो है एक औसत नियत वेग से विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गमन करता है, गति करता है। उसी औसत नियत वेग को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। तो अनुगमन वेग का परिभाषा लिखोगे कि चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक औसत नियत वेग से गमन करता है। उसी औसत नियत वेग को अनुगमन वेग या संवहन वेग कहा जाता है। तो वीडियो को दोबारा सुन के तुम लोग लिख लोगे, क्या कहोगे कि चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक औसत नियत वेग से गमन करता है, जिसे इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग या संवहन वेग कहा जाता है। यानी क्या हो गया कि जो भी इलेक्ट्रॉन था वो इस दिशा में गमन करने लगा। जो भी परिभाषा लिखाए थे वो डेफिनेशन को तुम लोग नोट कर लोगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो इस दिशा में होगा। अच्छा, इसी बताए थे कि इलेक्ट्रॉन आयन के साथ टकराता है, ठीक है। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन चला, ये आयन है रेड मार्कर, इससे टकराया, ठीक, फिर चला, फिर आगे आयन मिलेगा, फिर टकराएगा। तो दो लगातार टक्कर के बीच का जो समय अंतराल होता है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, है ना, जिसको हिंदी में शायद शिथिलन समय बोला जाता है। यानी कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का धन आयनों के साथ दो लगातार टक्कर के बीच के समय अंतराल को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। हालांकि इसको हम अलग से बताएंगे तुमको, तो वहाँ पे हम इसका डेफिनेशन को फिर से बोल देंगे तो तुम लोग नोट कर लोगे। अभी हम चर्चा कर दिए हैं कि जो टक्कर के बीच का जो गैप होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाने लगा। ऐसा चीज़ सब जगह हो रहा होगा, पूरे कंडक्टर में जो पूरे वायर में जो इलेक्ट्रॉन है अब वो इधर जाना शुरू कर दिया होगा एक औसत नियत वेग से। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन चूंकि एक निश्चित दिशा में जा रहा है और ये एक परिपथ को पूरा कर रहा है, इसलिए परिपथ को पूरा करने मतलब कि ऐसा हर जगह हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से चला वो इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ तक पहुँच रहा होगा, ऐसा पूरा परिपथ में हो रहा होगा, है ना। इसलिए इस परिपथ में अब धारा प्रवाहित होगा, और हम लोग जानते हैं कि धारा का प्रवाह जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के उल्टा होता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था तो इसमें जो करंट होगा वो इधर होगा, यानी इस परिपथ में करंट इधर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि धारा का जो दिशा होगा वो किस दिशा में होगा? तो अनुगमन वेग के विपरीत दिशा में होगा। अच्छा, एक टर्म बताए थे धारा घनत्व। धारा घनत्व का दिशा किधर था? तो धारा के दिशा में था। इसका मतलब कि धारा घनत्व का दिशा भी इधर होगा और अनुगमन वेग का दिशा इधर है, मतलब धारा घनत्व का दिशा अनुगमन वेग के विपरीत दिशा में होगा, क्योंकि धारा का दिशा और धारा घनत्व का दिशा एक होता है। और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होगा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। तो जब ये प्लस था, ये माइनस था, तो करंट किधर जाना था, तो उधर से भी हो गया। और ये प्रूफ भी हो गया कि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के कारण होता है, ठीक है। तो अब हम लोग अनुगमन वेग का परिभाषा पहले बोले दिए, उसको तुम लोग नोट कर लोगे, समझा दिए क्या क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर कोई पूछे कि जो
जब तक हम स्विच को ओपन रखे थे तो जो इलेक्ट्रॉन का थर्मल स्पीड था, या इसी को रैंडम स्पीड भी बोलते हैं, ये जो होता है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। जबकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है या ड्रिफ्ट स्पीड भी कह सकते थे, क्योंकि एक निश्चित दिशा में तो यहाँ पर जो स्पीड होगा वही उसका वेलोसिटी होगा। तो ये जो होता है ये 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है, तो इसलिए इसको नियरली इक्वल कर देते हैं। यानी जो थर्मल स्पीड जो इलेक्ट्रॉन का है वो 10⁵ है और ड्रिफ्ट जो है वो 10⁻⁴ है। यानी थर्मल बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 10⁹ गुना ज़्यादा है। तो अब कहोगे कि जब इलेक्ट्रॉन का स्पीड 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड है, जो कि बहुत कम है, तो ऐसा कैसे होता है कि जब हम स्विच को देते हैं तो तुरंत कैसे बल्ब जल जाता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इतना कम है तो इतना जल्दी करंट कैसे फ्लो करता है? तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक्चुअली ये करंट फ्लो करने का मतलब ये नहीं हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से चला था वो फिर घूम के यहाँ पहुँच रहा है। एक्चुअली जब ऐसा हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे वायर में सेटअप हो गया है और हर जगह का इलेक्ट्रॉन चल रहा है और वह परिपथ को पूरा कर रहा है। हर जगह, कहीं भी पूरे परिपथ में कहीं जितना जगह इलेक्ट्रॉन है वो सभी ड्रिफ्ट कर रहा है। इस कारण से क्या होता है कि जैसे ही स्विच को देते हैं तो पूरे वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है और वह हर जगह के इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करा देता है, और जिस कारण से परिपथ में हमको करंट तुरंत मिल जाता है ना। तो करंट का मतलब ये मत समझना कि जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से चला था वो पूरा वहाँ पहुँचेगा, ऐसा नहीं है। वो पूरा हर जगह होता है, इसलिए करंट मिलता है। तो ये भी कभी कभी पूछ देता है कि ड्रिफ्ट स्पीड किस ऑर्डर का होता है। वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है, और जो थर्मल स्पीड है या रैंडम स्पीड है जो स्विच देने से पहले था वो 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड का है। इसको कहीं 10⁻⁶ भी लिखता है, तो अलग अलग बुक अलग अलग तरीके से लिखता है, इसलिए कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें, नेक्स्ट वीडियो ने इसी वीडियो हम लोग कर रहे हैं, और इसमें हम लोग एक रिलेशन को देख रहे हैं। और वो क्या रिलेशन है कि हम लोग संबंध स्थापित करते हैं कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच में। तो इस फिगर को बना के डिफिनीशन को नोट कर लोगे तुम। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखते हैं रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो करंट डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? धारा घनत्व, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? अनुगमन वेग। तो हम लोग कह सकते हैं कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच संबंध। तो जो हिंदी लिखने वाले वो हिंदी लिख लोगे कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच संबंध। अब देखो, इसके लिए क्या करते हैं कि हम एक चालक लेते हैं, ये मान लो कि एक चालक जो है या वायर भी कह सकते हैं, ये किसी सर्किट का पार्ट है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। इसका लंबाई L है और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है, ठीक है। तो ऐसा एज्यूम करते हैं, मान लो कि इसमें हम कुछ पार्ट लेते हैं, और इसको मान लेते हैं कि ये डेल्टा x है।
ठीक है। क्या किए, एक कंडक्टर लिए जिसका पूरा लेंथ L है और इसमें कुछ पार्ट ले, जैसे यही कंडक्टर है और इसका लेंथ L है और इतना पार्ट ले लेते हैं जो डेल एक्स है, जितना जिसका लंबाई कितना है डेल एक्स है। तो इस पार्ट का भी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो कितना होगा, चूंकि वो A है तो ये भी A होगा, A होगा। और हम लोग मान लेते हैं कि इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है वो n है। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि चालक के अंदर प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो लिख लेते हैं, तो माना कि चालक के अंदर, माना कि चालक के अंदर चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर स्मॉल n है। याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है, ये चालक के अंदर में प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, इसको स्मॉल n लिखे हैं। तो ये बताओ कि जो पार्ट हम लोग लिए उसका आयतन कितना होगा। चालक के छोटे अल्पांश, अल्पांश का मतलब एलिमेंट हुआ जो डेल एक्स लंबाई का हम लोग यहाँ पे लिए हैं, अल्पांश का आयतन। तो आयतन बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल गुना लंबाई। तो इसका क्षेत्रफल A है और इसका लंबाई डेल एक्स है, तो A और इनटू कितना हो जाएगा डेल एक्स। ठीक है, तो छोटे से अल्पांश में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा। हाँ, तो देखो प्रति एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन, तो इतना आयतन में, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो n a डेल एक्स होगा। चूँकि जब एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, तो इतना आयतन में कितना होगा, तो इससे n में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल आवेश कितना होगा, तो अल्पांश के अंदर आवेश, तो आवेश मान लो डेल क्यू है, तो डेल क्यू बराबर कितना हो जाएगा, n इंटू ई होता था, एक्चुअली स्मॉल n लिखते थे, लेकिन स्मॉल n को हम लोग कुछ और यहाँ मान चुके हैं तो कैपिटल n कर दिए। ये कहाँ से हुआ, आवेश के क्वांटमीकरण से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के फॉर्मूला से। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि डेल क्यू बराबर, अब कहोगे ये n क्या है, तो यही है छोटे से अल्पांश में इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है, इसको मान लो कि ये क्या है, कैपिटल N है। तो डेल क्यू बराबर n, तो n के जगह पर ये पूरा हो जाएगा n a डेल एक्स और e, ये आवेश का मान हो गया। अच्छा, अब अगर इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लग रहा है, मान लो डेल्टा टी लग रहा है, तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, करंट बराबर कितना हो जाएगा, आवेश यानी डेल क्यू और बटा कितना, समय। तो समय यहाँ पे कितना है, डेल टी है। ठीक है,
तो हाँ, तो करंट के जगह पे हम लोग I लिखते हैं और डेल क्यू की जगह पर एन ए डेल एक्स ई, एन ए डेल एक्स ई अपॉन ये डेल क्यू का मान हो गया और नीचे डेल्टा टी था तो ये डेल्टा टी हो गया और आई बराबर हो जाएगा एन ए ई डेल एक्स बाई डेल टी। ठीक है, तो एक्चुअली जगह नहीं है तो तुम लोग पॉज करके इसको लिख लोगे और इधर वाला पार्ट को हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेल एक्स बाई डेल टी यानी कि क्या हो गया, ये डेल एक्स बाई डेल टी क्या होगा, डेल एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ दूरी भी कर सकते हो चूँकि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो डेल एक्स बाई डेल टी जो हो गया वो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। और इस वेलोसिटी को हम लोग क्या कहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहें। यही जो डेल एक्स बाई डेल्टा टी था, यही बोले थे कि एक औसत नियत वेग से गमन करता है जिसको हम लोग अनुगमन वेग बोलते हैं। तो विस्थापन बटा समय जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो वेग होगा, वो वेग कौन सा होगा, तो अनुगमन वेग होगा। ये वी डी यहाँ पे कौन सा वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई बराबर एन ए ई वी डी, तो यही फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखोगे। जहाँ आई क्या है, आई क्या है धारा, एन क्या है प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ए क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ई क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और वी क्या है, तो वी अनुगमन वेग है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम इस ए को नीचे ले आएँ तो ये कितना हो जाएगा, आई बाई ए बराबर, ए इधर गुना में था तो इधर के भाग हो गया, तो इधर कितना हो जाएगा एन ई वी डी, और आई वटा ए बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है जे, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि आई बटा ए के जगह पे, चलो यहीं पे लिखते हैं कि आई बटा ए के जगह पे हो गया जे बराबर एन ई वी डी, जहाँ जे क्या है, तो जे धारा घनत्व, वी डी क्या है उसको हम लिख चुके हैं, अनुगमन वेग है। तो यही हमारा धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच में संबंध है। तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में और हम बताएंगे। ठीक है।